नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. Let's start the class of the day. And yesterday we covered section 299 Barak language along with the explanation. अब बात करते हैं, हम रिमेनिंग पार्ट की बात करते हैं, एंड फॉर दैट पर्पज आई वुड लाइक टेक यू टू द इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट. दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 1 और यहां से हम क्या सीख सकते हैं ये देखते हैं. आज का नया टॉपिक ये है, ठीक. प्लीज रीड इट विद मी. ए, ये जनाब है ए. व्हाट ही डज, लेज स्टिक्स एंड टर्फ ओवर ए पिट. एक खड्डे के ऊपर वो स्टिक्स और टर्फ बिछाता है, राइट, with the intention of thereby causing death or with the knowledge that death is likely to be thereby caused. What he does, ये है भाई साहब A, ठीक. What he does, ये है पिट, राइट, और इसके ऊपर ये अपना बिछाता है जाल, अपना टर्फ एंड पिट्स, ठीक है, स्टिक्स. एंड नाउ दिस पर्सन मूव्स ओवर इट. क्या होगा, he will fall into and will die, right? क्या होता है, जेड ट्रेड्स ऑन इट, उसके ऊपर चलता है, फॉल्स इन, गिर जाता है, एंड इज किल्ड. क्या करता है जब ट्रेड करता है, बिलीविंग द ग्राउंड टू बी फर्म. उसको ये लगता है कि जो ग्राउंड है ये फर्म है, ऐसा सोच करके उस पर आगे बढ़ता है एंड गिर जाता है. ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड इन दिस केस. तो दिस इज द इलस्ट्रेशन. तो आप कहोगे इसमें क्या खास बात है ना. इसमें खास बात जो हमें लर्न करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है, वॉज ही प्लानिंग और इंटेंडिंग टू किल एनी स्पेशल पर्सन? नो, राइट. दिस यहां पर देखिए, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 299 आईपीसी एंड 100 बीएनएस. देखिए कई बार अगर मैं 299 बोल जाऊं तो ये आप लोग खुद ही अब एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि सब कुछ सेम है. 299 100 का अंतर है. Whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with the knowledge that by doing such act he is likely to cause death. यहाँ पर क्या ऐसा कहीं है, इंडिकेशन है कि he is it necessary that he must intend to kill someone special? Are you getting point? A में भी क्या है, जो इलस्ट्रेशन A है वहां पर आपको दिखेगा, ये जो इलस्ट्रेशन A है कि now he is intending to kill. इंटेंशन टू कॉज डेथ तो है, या नॉलेज है उसको कि उसके कार्य से किसी डेथ हो सकती है, लेकिन किसकी होगी शायद उसको भी नहीं पता. किसी खास रिया, बांसुरी, समता, दिव्या, किसी खास व्यक्ति की डेथ की बात नहीं कर रहा है वो. तो दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड दैट द ऑफेंडर मस्ट इंटेंड टू किल समवन स्पेशल फॉर दैट. ही मे जस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड, he did some act, उसने कोई कार्य किया, और he committed some illegal omission as a result of which death occurred, जिसकी वजह से डेथ हुई, नंबर 1. and he did that act, उसने वो जो कार्य किया, that was done with the intention of causing death or with the intention of causing bodily injury or with the knowledge that by such act he is likely to cause death. So this is not required and this is very crucial point. इसी पॉइंट पर आपको मेन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस लीगल पॉइंट पर, और यहीं से आपको कहीं ना कहीं आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी मिलेगा. आपको ये कर लेंगे अभी. और इसी के साथ यू शुड रीड सेक्शन नंबर 102. इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस. व्हाट? ट्रांसफर ऑफ मैलिस. दिस इज, it is not necessary that the person whose death has been caused must be the very person whom the accused intending to kill. जो मैंने आपको समझा, ये जरूरी नहीं है जिस व्यक्ति की डेथ हुई है वो वही व्यक्ति हो जिसको इंटेंशन मारने की थी. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, वृद्ध के मन में गुस्सा है ना, ये मारना चाहता है जान से बांसुरी को. ही इज इंटेंडिंग टू किल बांसुरी एंड ही शूट्स, लेकिन गोली किसको लगती है? आकांक्षा को लगती है. मिसफायर होता है. नाउ क्या वृद्ध ये डिफेंस ले सकते हैं कि आई वॉज नॉट इंटेंडिंग टू किल आकांक्षा? ये तो इसका तो काल ही आ गया था.
समय ही आ गया था, भगवान ही आ गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी इंटेंशन तो बांसुरी को मारने की थी, है ना। तो वो जिसको राखे साइया मार सके ना कोई, और जिसको काल लेने आ गया उसको बचा सके ना कोई, मेरा इसमें क्या दोष है कि नहीं है? मेरा निशाना बांसुरी पे था, सब कुछ इंटेंशन वही थी, मेरे ग्रज ही बांसुरी के साथ थे, है ना। मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? कैन ही से सो? नो। इसी को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दी गई है सेक्शन 102 में। 102 ये देखिए क्या है, 301 था आईपीसी में और 102 बीएनएस में है। ये पढ़ते हैं इससे क्या कहता है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंग्लिश डॉक्ट्रिन है, इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मैलिस, और कहते हैं ट्रांस माइग्रेशन ऑफ मोटिव। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांस माइग्रेशन ऑफ मोटिव बोलते हैं, या ट्रांसफर ऑफ मैलिस। पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपसे ये पूछेगा, विच सेक्शन ऑफ द बीएनएस इनकॉर्पोरेट्स द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस। ट्रांसफर ऑफ मैलिस कौन से सेक्शन में है? दिस इज सेक्शन 102 बीएनएस। ट्रांसफर ऑफ मैलिस का मतलब क्या है? मैलिस माने होता है कि दुराशय, मेलिफाइड इंटेंशन। सो इंटेंशन वाज टू किल बांसुरी, हु इज किल्ड? आकांक्षा। सो जो इंटेंशन टू किल थी, जो मैलिस था, दैट इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड टू आकांक्षा। इन रियल ये फिक्शन है, ये दिस इज द फिक्शन ऑफ लॉ। विधि में ऐसा माना जाएगा, भले ही आपने किसी व्यक्ति को, किसी विशेष व्यक्ति को मारने की इच्छा व्यक्त की हो, आपकी इंटेंशन हो, आपका आशय हो, लेकिन अगर आप वैसा आशय रखते हुए कोई कार्य करते हैं, मारा कोई और जाता है, तो यह माना जाएगा कि जो व्यक्ति मारा गया, जिसकी डेथ हुई आपके द्वारा, आप उसी को ही मारना चाहते थे। तो मेरा मैलिस क्या था? टू किल ए। किल्ड कौन हुआ? बी। तो ट्रांसफर ऑफ मैलिस फ्रॉम ए टू बी हो गया। दिस इज व्हाट द फिक्शन ऑफ लॉ हियर इन दिस केस। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस। कौन सा सेक्शन है? सीपीसी का या बीएनएस का है? हाँ, बस ध्यान रखना। देखिए अभी आईपीसी, अगर आप सेक्शन 358 पढ़ेंगे, बीएनएस में 358 सेक्शन है ना, लास्ट का सेक्शन 358 ही है इसमें। अगर आप उसको पढ़ेंगे 358 को, तो उसमें पढ़ा होगा कि आईपीसी इज हियरबाय रिपील्ड। रिपील्ड तो हो गई है, लेकिन अभी तक की जो कार्रवाई है आईपीसी में, दोज विल कंटिन्यू। तो फॉर कमिंग ईयर्स आईपीसी विल कंटिन्यू एज वेल एज बीएनएस विल कंटिन्यू। तो जब आप जज साहिबान, जब आप कुर्सी संभालेंगे, तो आप आईपीसी को भी डील कर रहे होंगे, आप बीएनएस को भी डील कर रहे होंगे। जितने भी ऑफेंसेस 1 जुलाई ऑनवर्ड्स हुए हैं, वो बीएनएस के अंतर्गत उनके एफआईआर, लेकिन जो 30 जून तक हुए हैं, 30 जून को भी कुछ ऑफेंसेस हुए होंगे, उस पर क्या अप्लाई होगा? आईपीसी अप्लाई होगा। आईपीसी के अकॉर्डिंगली उनको पनिशमेंट, उनको सब कुछ चलेगा उसमें आगे को। सो ऐसा नहीं हो सकता ना ओवरनाइट सब कुछ चेंज हो जाए। तो फॉर कमिंग ईयर्स 10 to 20 ईयर्स, जब तक ये वाले मुकदमे सब खत्म ना हो जाए, है ना, बोथ लॉज विल कंटिन्यू टू ऑपरेट सिमिल्टेनियसली। तो अपने मन में बैठा लें, किसी के मन में कैसा होता है कि हम आईपीसी क्यों पढ़ें? आईपीसी आपको इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें। ठीक है, कर लेंगे। क्या कहता है ये? इसको पढ़ लेते हैं, लैंग्वेज पढ़ लीजिए। अब देखिए 102 पढ़ना है, पढ़िए देखिए क्या है। इसकी हेडिंग पढ़ लेते हैं पहले। कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ ए पर्सन अदर देन द पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। प्लीज सी दिस साइड दिव्या। कल्पेबल होमिसाइड कैसे? बाय कॉजिंग डेथ ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने से। कौन सा व्यक्ति? अदर देन, दूसरा कोई व्यक्ति। कौन सा अदर देन? द पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड, जिस व्यक्ति की डेथ की इंटेंशन थी, उस व्यक्ति से अलग भिन्न किसी व्यक्ति की मृत्यु का होना, और तब कल्पेबल होमिसाइड माना जाना। क्या कहेगा? देखिए कौन पढ़ेगा इसको? देवांश तुम पढ़ोगे? ठीक है, पढ़ो। इसी को समझ लेते हैं पहले। देखिए इफ ए पर्सन कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड, इसको ऐसे समझिए आप। इफ ए पर्सन कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड, कैसे? बाय डूइंग एनीथिंग विच ही इंटेंड्स और नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ। इतना ही समझते हैं। देखिए यदि कोई व्यक्ति आपराधिक मानव वध करता है, किसी ऐसे कार्य से करता है जिसके बारे में उसके ऐसी इंटेंशन हो या नॉलेज हो कि उससे मृत्यु होना संभाव्य है। इट मीन्स व्हाट? सेक्शन 299/100
कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब सेटिस्फाइड हो रहे हैं यहाँ पर, सही है। सो ही इज सेटिस्फाइंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 100 BNS 299 IPC, राइट। क्योंकि क्या लिखा उन्होंने, इफ ए पर्सन कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड, इट मींस कल्पेबल होमिसाइड तो कर ही रहा है। जब उसमें लिख दिया गया है सेक्शन में कि ही इज कमिटिंग कल्पेबल होमिसाइड, इट मींस व्हाट, ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 100 आर सेटिस्फाइड, राइट है कि नहीं है, तो कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। by causing death of any person, but he is causing death of any person whose death he neither intends, जिसकी मृत्यु करने का ना तो वो आशय रखता है, nor knows himself to be likely to cause, ना ही उसको ऐसा ज्ञान है कि उससे उसकी मृत्यु हो सकती है। So here you will see, you can split this section into two parts. Number one part, he is committing culpable homicide, वो आपराधिक मानववध कर रहा है। Second part is a twist, but in this culpable homicide he is committing death of someone whose death he never intended, उसने ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित करी है जिसकी मृत्यु कारित करने का उसका आशय नहीं था, या उसको नॉलेज नहीं थी कि उसके कार्य से उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन डेथ तो हुई है, culpable homicide तो हुई है। Then what will be the consequence? अकॉर्डिंग टू, तो यहां पर वी विल अप्लाई द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस, और अकॉर्डिंगली क्या कहते हैं, कल्पेबल होमिसाइड कमिटेड बाय द ऑफेंडर इज ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इट वुड हैव बीन, इसको पढ़ना ढंग से, इट वुड हैव बीन इफ ही हैड कॉज्ड द डेथ ऑफ द पर्सन हुज डेथ ही इंटेंडेड और न्यू हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज डेथ। ये जो कल्पेबल होमिसाइड है, कल्पेबल होमिसाइड कौन सी, कमिटेड बाय द ऑफेंडर, इट इज ऑफ द डिस्क्रिप्शन, ये उसी प्रकार की होगी, उसी डिस्क्रिप्शन की होगी जिसकी तब होती यदि उसी व्यक्ति की डेथ होती जिसको मारने की, जिसकी डेथ करने की उसकी इंटेंशन थी या उसकी ऐसी नॉलेज थी। इट मींस जो कल्पेबिलिटी ऑफ द अक्यूज्ड है दैट विल रिमेन सेम, इट डजंट मैटर हु डाइज, whether the person who was intended to be killed dies or whether the person, some other person is killed, it doesn't matter, the culpability of the accused will remain same। जो व्यक्ति है, जो अपराधी है, उसकी जो उस पर उसकी जो क्रिमिनल लायबिलिटी है, जो उसका आपराधिक दायित्व है वो सेम रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उस व्यक्ति की डेथ हुई है जिसको मारना चाहता था या जिसका उसको ज्ञान रहा होगा या फिर किसी अन्य व्यक्ति की डेथ हुई हो। तो डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर मैलिस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, हाँ है ना। इसको हम इस तरीके से थोड़ा समझ सकते हैं, जैसे देखिए, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ ए इंटेंड्स टू किल बी बट किल्स सी, सो ए इंटेंड्स टू किल बी बट किल्स सी, ठीक। एंड सी की डेथ के लिए ही नेवर इंटेंडेड, नीदर इंटेंडेड नोर नोज, ना तो वो सी की डेथ को करना चाहता था ना ही उसकी ऐसी नॉलेज थी। तो हेयर the intention to kill C is by law attributed to him, यहां पर यह माना जाएगा कि तुम्हारी इंटेंशन सी को ही मारने की थी। तो इंटेंशन बांसुरी किसको मारने की थी, बी को। तो ए वॉज इंटेंडिंग टू किल बी, तो जो मैलिस था, मैलिस क्या था, किलिंग बी, बट हु इज किल्ड, सी। सो बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ मैलिस ये प्रिज्यूम करेगा लॉ कि यू वर इंटेंडिंग टू किल सी, भले ही आपकी इंटेंशन बी को मारने की थी, तो ये ट्रांसफर हो गया मैलिस, ये इसीलिए इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर मैलिस। बाकी सब तो माया है, कितना ही पढ़ लीजिए। देखिए कैसे ये, इफ ए एम्स हिट शॉट एट बी, ए बी को मारना चाहता है बट इट मिसेस बी, मिस कर देता है, बी किसको मारना चाहता है, बी को शॉट का मिस करता है, एंड हिट्स एनी अदर पर्सन सी, सेम, he will be equally liable in this case। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रीलिम्स में क्या पूछा था, ये जो आपका सेशन है। A counsels B to poison his wife, ए बी से कहता है कि भैया मेरी बीवी को जहर दे दो, सही है, तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे, गलती हो गई हमसे, छुटकारा दिलाई दो, हमारी बीवी को जहर दे दो। ए काउंसल्स बी, राइट। तो व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ ए, टू किल हिज, बी अकॉर्डिंगली ऑब्टेन्स पॉइजन, ए से पॉइजन लेता है, गिव्स इट टू हिज वाइफ इन ए रोस्टेड एप्पल, एप्पल में दे देता है इसमें। सो इंटेंशन किसको मारने की है, वाइफ को मारने की है। क्या दे दिया गया, जहर का
एप्पल सेब दे दिया गया, द वाइफ गिव्स इट टू द चाइल्ड ऑफ टू ए चाइल्ड ऑफ एस, जो वाइफ है वो जो जहरीला सेब है वो किसी बच्चे को दे देती है, नॉट नोइंग दैट इट वाज पॉइजनस, ठीक, हु एट्स इट एंड डाइज। तो आप यहां पर देखो, जो इंटेंशन वाज नेवर टू किल द चाइल्ड, बच्चे को मारने की इंटेंशन नहीं थी, सही है, लेकिन अल्टीमेटली क्या था, ही डिड सम एक्ट, डेथ अकर्ड बिकॉज ऑफ द ईटिंग ऑफ द पॉइजनस फ्रूट, है कि नहीं है। तो बी हैज कमिटेड मर्डर दो ही डिड नॉट इंटेंड टू किल द चाइल्ड, भले ही उसकी इंटेंशन चाइल्ड को मारने की नहीं थी, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज एक्शन, तो हमने यहां पे क्या देखा जाएगा, whether death was committed or not, answer is yes, whether he intended to cause death by doing that act or not, yes, it doesn't matter who is killed then, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मारा गया, समझ रहे हैं आप लोग। एक फिल्म आई थी शायद इंडियन, या बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा कि मार किसी और को रहे हैं और गोली किसी और को लगी है कि नहीं है, देखा होगा आपने, तो वो सभी क्या है, ट्रांसफर ऑफ मैलिस के ही हैं। एक यहाँ पर केस लॉ है एम्परर वर्सेस जियोली, उसको आप साइड कर सकते हैं। यहाँ पर केस लॉ कुछ ही केसेस ऐसे हैं जहाँ पर केस लॉ नेम से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये उनमें से एक है। अच्छा, हर्षी ने कहा है कि सर ये मर्डर होगा कि कल्पेबल होमिसाइड होगा, तो अभी मैं मर्डर पढ़ाऊंगा तब तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे मर्डर कहेंगे, कैसे हम कल्पेबल होमिसाइड कहेंगे। एम्परर वर्सेस जियोली को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ए वुमन हैड बीन कैरिंग ऑन एन इंटरव्यू विद अ मैन, इलिसिट रिलेशनशिप में थी एक वुमन, ठीक है, हु गेव हर सम पॉइजन टू एडमिनिस्टर टू हर हस्बैंड, बहुत कॉमन है, आप देखते रहते हैं एग्जाम आप न्यूज़पेपर में। तो एक महिला है जो किसी से प्रेम करती है, विवाहिता है ना, विवाहित संबंध बोलते हैं उसके, नहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। वो जो व्यक्ति है वो कहता है अपने पति को आप जहर दे दो, हु गेव हर सम पॉइजन, जहर ला के दिया, तो इट मींस व्हाट, ही डिड एन एक्ट नाउ, राइट। She prepared that sweet meats mixed with the poison which was eaten by her husband and 4 others. Her husband and 3 others suffered considerably, did not die, but the 5th man died. देखो, तो क्या हुआ, पत्नी ने वो जहर खाने में मिलाया, अपने पति देव को दिया और 4 और लोगों ने खा लिया। मारने की इंटेंशन किसको थी, हस्बैंड को थी, लेकिन मरा कोई अन्य व्यक्ति। तो अब भले ही वो लेडी कितना ही कह ले कि माय इंटेंशन वाज टू किल माय हस्बैंड नॉट द अदर वन, बट बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस शी विल बी इक्वली लायबल इन दैट केस, और ये कहा जाएगा कि उसी ने ही वो अपराध किया है। कर लेंगे आप लोग। तो दिस इज व्हाट द सेक्शन 102 ट्रांसफर ऑफ मैलिस, मैंने समझाया आपको, इलस्ट्रेशन A1 समझाया मैंने आपको। वहां पर क्या था कि इट इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्शन कि वन मस्ट इंटेंड टू किल एनी पर्टिकुलर पर्सन, किसी खास व्यक्ति को ही मारें और उसी की डेथ हो, ऐसी रिक्वायरमेंट इस सेक्शन की नहीं है। प्लीज लेट मी नो, यहां तक बात समझ में आई नहीं है आपको। इलस्ट्रेशन जो ए है हमारा, दैट इज ये जो इलस्ट्रेशन है, इसमें देयर वाज नॉट इंटेंशन। मैं दोबारा इलस्ट्रेशन पढ़ता हूं, देखिए ए क्या है, ए ने क्या काम किया, व्हाट ही डिड, लेज स्टिक्स एंड टर्फ ओवर ए पिट, एक खड्डे पर उसने कुछ स्टिक्स को ढक दिया, उसको बहरहाल उसके ऊपर घास डाल दी, घास फूस डाली, स्टिक्स डाल दी और ढक दिया, और क्या इंटेंशन थी कि उसके द्वारा वो किसी की डेथ करे। तो इलस्ट्रेशन ए में कहा गया है, इलस्ट्रेशन ए से समझाया गया है कि फॉर द एप्लीकेशन ऑफ 299 इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट यू शुड इंटेंड टू किल एनी पर्टिकुलर पर्सन। ये हो गया न्यूट्रल स्टैंड। वो इट मींस व्हाट विल बी सीन, क्या देखा जाएगा कि यू डिड सम एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, बस दिस इज एनफ। इफ यू आर डूइंग दिस इज एनफ फॉर द दिस अकरिंग ऑफ द ऑफेंस, ये अपराध घटित होने के लिए पर्याप्त है। 102 is dealing with a situation when you are intending to kill someone, वो एक डिफरेंट सिचुएशन डील कर रहा है। 102 जहां पर ट्रांसफर ऑफ मैलिस की बात है, वहां पर आपकी इंटेंशन किसी खास व्यक्ति को मारने की है, लेकिन उसकी जगह कोई और व्यक्ति मरता है। ऐसी सिचुएशन में भी आप ये डिफेंस नहीं ले सकते कि आई वॉज इंटेंडिंग टू किल समवन अदर्स, दिस नॉट दिस पर्सन। तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे ट्रांसफर ऑफ मैलिस को। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि व्हेन देयर इज सिचुएशन दैट व्हेन द डेथ अकर्स ऑफ द पर्सन not intended, then you will apply section 102.
जब ऐसा कोई इलस्ट्रेशन आपके सामने आएगा, जब ऐसा कुछ आपको एक्सप्लेन करने को कहा जाए कि जब ऐसी सिचुएशन हो कि स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि ए ने बी को मारने की नियत थी, यानी कि वहां पर ही हैज आइडेंटिफाइड समवन बट सम अदर पर्सन इज किल्ड, देन विदाउट एनी हेजिटेशन अप्लाई डॉक्ट्रिन ऑफ मैलिस, बिकॉज वहां से मैलिस ट्रांसफर कर रहे हो आप। बात थोड़ी समझ रहे हो? यहां पर आप मैलिस को ट्रांसफर करेंगे, इंटेंडिंग टू किल ए बट किल्ड बी, राइट। इलस्ट्रेशन ए में क्या होगा कि यहां पर न्यूट्रल है, यू आर नॉट इंटेंडेड टू किल एनीवन, एनी पर्टिकुलर पर्सन, बस बैठे हैं आप चाहते हैं तो मरे यहां पर। आर यू गेटिंग पॉइंट? जैसे खड्डे में, खड्डा जैसे ये पिट वाला है, सपोज कीजिए देवांश भाई साहब हैं, इनको ये चाहते हैं, ये इनकी इंटेंशन किसी को मारने की नहीं है, ये इनका ट्रैप है। जैसे चूहे को होता है ना, एक ट्रैप, चूहा आएगा, वो फंसेगा, उसको पकड़ेंगे, ऐसे यहाँ पर इनका है कि रिया आएगी, पैसे वाली लड़की है, खड्डे में गिरेगी, जाल में इसको बंद करके रखे लेके जाएंगे, फिर पिताजी को फोन करेंगे, 10-20 करोड़ रुपया। इंटेंशन तो ये थी, इंटेंशन वाज नॉट टू किल, लेकिन हो गया इसका उल्टा। ही मस्ट हैव नॉलेज दैट बाय डूइंग सो ही मे कॉज डेथ। तो वहां पर रिया के लिए नहीं था, वो रिया, संता, दिव्या कोई भी हो सकता था। तो हम यहां देखेंगे व्हाट वाज द एक्ट एंड व्हाट कुड बी द लाइकली इंपैक्ट ऑफ दैट। अगर उसमें तीनों क्लॉज में कहीं फंस सकता है, इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी और नॉलेज वाली क्लॉज में फंस सकता है, तो ऑफेंस हो जाएगा 299 में या 100 में डिफाइंड कल्पेबल होमिसाइड। बोलो यस और नो, प्लीज रेज हैंड अगर इतनी बात समझ में आ गई तो, एवरीवन फास्ट। सो लेट्स मूव टू नाउ इलस्ट्रेशन बी, इसको भी पढ़ लेते हैं। अच्छा देखिए, मैं आपको बता दूं, लिख लीजिए कहीं ना कहीं कि आपके जो बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट में आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज तो रटनी है, साथ ही साथ में जो इसके इलस्ट्रेशन है इनको भी भैया रट लीजिएगा, क्योंकि 99.9%, व्हाट आई एम सेइंग 99.99% आपको इन्हीं इलस्ट्रेशन के दर्शन होंगे। वो आपको यहीं से पूछेंगे ए ने बी ने क्या अपराध किया। तो जब हम याद कर लेते हैं चीजों को समझ करके, तो बहुत ज्यादा माइंड एप्लीकेशन के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, हम बहुत क्विकली सॉल्व कर पाते हैं यहाँ पर कि हाँ यार ये तो इलस्ट्रेशन हमारा 299 का इलस्ट्रेशन ये आ गया, या मेंस में आ गया, मान लीजिए डिसाइड, तो यू नो इट कि दिस इज द इलस्ट्रेशन अपेंडेड टू 100 कर सकते हैं उसमें। नाउ प्लीज रीड द इलस्ट्रेशन बी। ए नोज जेड, सी दिस इज व्हाट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सी ए, व्हाट इज हिज नॉलेज, नोज जेड टू बी बिहाइंड ए बुश। ए को ऐसा ज्ञान है कि जेड बुश के पीछे है, झाड़ियों के पीछे है। बी डज नॉट नो इट, तो ए एंड बी, और ये रही झाड़ियां, और ये हमने बना दिया जेड। ए को पता है कि यहां पे छुपा हुआ है, बी को नहीं पता है। गॉट इट? समझ गए आप लोग? intending to cause or knowing it to be likely to cause Jed's death induces B to fire at the bush. ये इंटेंशन रखते हुए कि बी की डेथ हो जाए, या ऐसा ज्ञान रखते हुए कि ऐसे कार्य से जेड की डेथ हो सकती है, बी को उकसाता है कि तुम झाड़ी पर फायर करो, फायर एट द बुश। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है। सो किसको नॉलेज है? ए को है। वेदर ही हिमसेल्फ इज शूटिंग? नो। ठीक। बी फायर्स एंड किल्स जेड, बी ने फायर कर दिया उसके उकसाने पर और जेड की मृत्यु हो गई। तो यहां पर ये देखो व्हाट द ए हैज डन, ए हिमसेल्फ हैज नॉट डन दिस, ठीक है, बट उसने क्या किया, ही कॉज इट डन थ्रू बी। तो अभी हम एक काम करते हैं, हम जरा पढ़ते हैं 299 की क्लॉज, 100 की क्लॉज को, 1 को पढ़ते हैं दोबारा, क्या कुछ काम की बातें हैं। देखो ये देखो, इस पहली लाइन को पढ़ो, आपको फिर दोबारा पढ़ोगे तो दोबारा कुछ नया सीखने को मिलेगा। यहां पर प्लीज रीड इट। हूएवर कॉजेज डेथ, क्या लिखा है हिंदी में, क्या पढ़ेंगे इसको? मृत्यु कारित कर देता है, कारित करना। तो एक वर्ड है किल्स, किल्स में हो जाता है कि हिमसेल्फ ही डूइंग। कॉजेज का मतलब, कॉजेज जो वर्ड यूज किया कारित करने में, दोनों चीजें सम्मिलित हो जाती हैं, वो खुद भी कर रहा है या वो किसी से करवा रहा है। तो हेयर जो ये जो है, क्या नाम है, क्या है इस भक्त भले आदमी का नाम क्या है? ए ने मृत्यु कारित करवा दी, ए कॉज्ड द डेथ ऑफ द जेड, दो थ्रू बी,
भले ही उसने बी के माध्यम से कराया। तो यहां पर जो एक्ट है, एक्ट डन, whoever causes death by doing an act, बताओ स्मार्ट लोगों, एक्ट क्या होगा यहां पर? एक्ट यहां पर देखो, डोंट गेट कंफ्यूज हियर, ध्यान से सुनना सब लोग। एक एक्ट क्या है? शूटिंग एट जेट, शूटिंग एट बुश। एक तो ये हुआ, इतना ही नहीं है, इससे पहले का जो बैकग्राउंड है, इंड्यूसमेंट टू द बी एंड देन शूटिंग एट बुश, इसको कंबाइन करेंगे तो वो एक्ट आएगा जिसकी बात की गई है यहां पर, बाय डूइंग एन एक्ट। whoever causes death by doing an act, ए ने कौन से कार्य के द्वारा मृत्यु कारित करी? ए ने पहले बी को लगा निशाना झाड़ी पर और फिर उससे बंदूक का चलवाना, तो ये कंप्लीट एक्ट कहा जाएगा। तो जब आप कोर्ट में बैठे होंगे, व्हाट ही डिड, ये पहली बात आएगी ना, क्या पहला जो इंग्रेडिएंट है, whoever causes death by doing an act, जो कोई किसी कार्य के द्वारा मृत्यु कारित करता है, तो वो कौन सा कार्य था कि जनाब कार्य ये था, कार्य के दो कंपोनेंट है यहां पर। पहला कंपोनेंट ये है कन्विंस करना बी को शूट करे और फिर उसे शूटिंग करवाना। ये कंप्लीट जो एक्ट हुआ पूरा, ये कंप्लीट एक्ट कराएगा, एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ 299। आप केवल शूटिंग नहीं देख सकते, क्योंकि शूटिंग वाला जो एक्ट है वो बी ने किया है पर्टिकुलरली। जो शूट किसने किया? बी ने किया। अगर आप केवल उसी बात पर फोकस करेंगे तो फिर ही डिड नॉट कॉज डेथ, फिर ये कहा जाएगा बी ने मृत्यु कारित करी है। असल में मृत्यु कारित करवाई गई है ए के द्वारा, और उसके कार्य जो है, उसके कार्य को आप दो भागों बांट सकते हैं। पहला भाग है इंड्यूसमेंट ऑफ द बी, बी को इंड्यूस करना, उसको प्रेरित करना, और उससे सेकंड पार्ट हुआ बी के द्वारा गोली चलाना। तो टेक्निकलिटी समझ पा रहे हैं हम लोग? जिस दिन आपने इस तरीके से टेक्निकली बी एक्ट को पढ़ना समझना शुरू कर दिया और एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, है ना, हो सकता है कि पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कहेंगे छोड़ो जुडिशरी, अब जो है ना हरीश साल्वे साहब से ही बात करेंगे सीधी सीधी, तो वहीं पे व्याख्या। और क्या करते हैं वो लोग, उनका कॉन्फिडेंस है, वो वहां पे करते हैं और इन्हीं बातों पर बहस होती है। कॉजेस पर बहस हो जाएगी, एक्ट पर बहस हो जाएगी, इन्हीं पर तो आर्ग्यूमेंट चलते हैं। और जो अच्छे एडवोकेट्स होते हैं उनका आर्ग्यूमेंट हमेशा यूनिवर्सल होता है, सदाबहार होता है। जनाब बहुत गरीब है, जनाब इसको झूठा फंसाया गया, जैसे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ इस पॉइंट पे क्या कहना है, जनाब बहुत गरीब है। अरे भाई लॉ पॉइंट पे हो, जनाब इसको झूठा फंसाया गया। आप देखना है कोर्ट में बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं कई बार, उनको कोई बात ही नहीं करनी, क्योंकि वो जज साहब को एड्रेस नहीं कर रहे होते, वो अपने पीछे जो उनका क्लाइंट खड़ा है ना उसको एड्रेस कर रहे होते हैं कि देखो हमने तुम्हारी बात कही, तुम गरीब हो, तुम्हें फंसाया गया है, बाकी वो जाने तुम जानो। बट ये जो इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं वो इसी तरीके से हो सकते हैं जब हम लोग वर्ड्स को समझें कि कॉजेस क्यों लिखा है यहाँ पर, एक्ट क्यों लिखा है यहाँ पर, एवरी वर्ड हैज ए स्पेसिफिक मीनिंग। लॉ में यही इंपॉर्टेंट बात है। बस जो हम लोग स्ट्रीम हमारी क्या होती है, साइंस होती है, हम लोग आर्ट्स स्ट्रीम में होते हैं, तो कुछ लोग इसको आर्ट स्ट्रीम का समझते हैं। बेसिकली ये फ्यूजन है, ये आर्ट स्ट्रीम से निकलता हुआ लेकिन साइंटिफिकली पढ़ा जाने वाला सब्जेक्ट है। ये साइंस में क्या होता है कि आप ब्रेक करते हैं चीज़ों को, माइन्यूट चीज़ों में डालते जाते हैं, वर्ड्स हर चीज़ को इंपॉर्टेंस है ना, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब में तोड़ते चले जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर सेक्शंस हैं, हम इसको ब्रेक करते हैं, एक एक वर्ड को ब्रेक करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। तो आर्ट स्ट्रीम का सब्जेक्ट लेकिन साइंटिफिक अप्रोच के साथ पढ़ा जाने वाला है। इसीलिए जो यहाँ पर मैं लीड ले जाता हूँ और फैकल्टीज़ के साथ, कि जो आर्ट स्ट्रीम की फैकल्टीज़ हैं उनको पढ़ाने का तरीका वो दूसरा होगा, वो पूरा लय में पढ़ाएंगे, सबको समझाएंगे। मैं पढ़ाता हूँ मैथमेटिकल तरीके से, अगर कॉजेज है तो वो क्यों है, तो ज़्यादा ब्रेक कर पाता हूँ मैं। एनीवेज बात समझ में आई आप लोगों को? हम क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे इलस्ट्रेशन सेकंड, सही। तो यहां पर क्या होगा, ही बी मे बी गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, क्योंकि बी को नहीं पता था व्हाट ही डिड। बी ने क्या किया, ही जस्ट शूटेड टुवर्ड्स बुश। वॉज ही, अब उसके कार्य से मरा है आदमी, नहीं मरा है बताइए? अगर आप देखें अपेरेंटली क्या दिखेगा, गोली किसने चलाई थी, इसने चलाई थी, है ना, बी ने चलाई थी। कौन मरा, जेड मरा। सजा किसको होगी, बी को होगी, समझे? तो फिल्म में कौन फंसेगा, बी। इंटरवल के बाद में फिर डिटेल्स आनी शुरू होंगी, ये जो देखो ये रिकॉर्डिंग आई, इसने इसको कहा था। फिर हम देखेंगे इंग्रेडिएंट वाइज कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे। नंबर 1 इंग्रेडिएंट, whether B caused the death of Z or not, answer is yes, he shooted and Z was killed। पहला काम तो हो गया, मारा तो इसने था, इसके हाथ से मौत तो हुई है,
यस और नो? नो। द अब आएगी सेकंड क्लॉज, वेदर ही वॉज इंटेंडिंग टू कॉज हिज डेथ, क्या वो उसको मारने का आशय रखता था? आंसर इज नो। यस, कौन बोला यस? हाँ, तुम कहीं और चली गई थी, आत्मा कहीं और थी तुम्हारी। आत्मा सहित बैठो बांसुरी 1 घंटे मेरी क्लास में, है ना? देखिए चल जाता है पता कौन सो रहा है जाग रहा है। देखो बी के पॉइंट से अगर आप देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार चीज है। देखो बी, वेदर बी कॉज डेथ, आंसर इज यस। लेकिन यहां पर ये देखो आप, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ था या नहीं था? आंसर इज नो। बी वाज नॉट इंटेंडिंग टू किल जेड, यस और नो? है कि नहीं है? और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडी इंजरी एज इट कॉज डेथ, नो। और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाइसेक्सुअल टू कॉज डेथ, इन तीनों में ही, इन नन ऑफ दीज 3 clause is satisfied in this case. So B is not guilty of culpable homicide. इसलिए मैंने पहली क्लास में आपसे कहा था कि भावनाओं में नहीं बहेंगे आप ये नहीं कहेंगे कोई मर गया तो बस अब तो इसे सूली पे चढ़ाना है, भले ही आज तक कहे, भले ही जीटीवी कहे, एंकर कुछ भी समझाएं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि मरने से कल्पल होमिसाइड नहीं हो जाएगा। जो रिमेनिंग जो क्लॉजेज हैं उनका सेटिस्फैक्शन भी जरूरी है। अब आ जाइए ए की, इस पर ए कॉज डेथ थ्रू बी एंड ही वॉज इंटेंडिंग टू कॉज डेथ, पहली क्लॉज में। तो देयरफॉर ये लाइन लिखी है आपके इलस्ट्रेशन में, बी मे बी गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस बट ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और यही आपको इलस्ट्रेशन आपको मिलेगा आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में, मल्टीपल टाइम्स मिलेगा आपको ये। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि देखिए, एक होता है हम किसी चीज के लिए रेडी हो गए, एक होता है कि हमने कोई एक, वी आर नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न, हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है, वी आर सिक्योरिंग आवर सक्सेस। मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ जहां फर्स्ट अटेम्प्ट हम निकालते हैं। तो ऐसे केसेस में यही है कि इलस्ट्रेशन है ही कितने, इनको पढ़ लीजिए और खास करके इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ही कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि ऐसे उसमें एक ऑप्शन होगा मर्डर, एक ऑप्शन होगा कल्पेबल होमिसाइड, एंड एवरीवन विल बी कंफ्यूज देयर कि मैं इसको कल्पेबल होमिसाइड करूं या मर्डर करूं। लेकिन अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो इलस्ट्रेशन से, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, इलस्ट्रेशन इटसेल्फ इज ए लॉ, सेम फैक्ट्स हैं, सब कुछ है, तो वहां पे लिखा है कल्पेबल होमिसाइड, तो मेरा आंसर है कल्पेबल होमिसाइड। समझे आप? भले ही आपको बंदूक मारी थी, ये था वो था, भाई कुछ भी मारा हो, जब लिख दिया गया भगवत गीता यानी कि वीएनएस में इस समय कि कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, तो मैं कल्पेबल होमिसाइड ही टिक करके आऊंगा वहां पर। कर लेंगे आप लोग। नाउ लेट्स मूव टू इलस्ट्रेशन सी। ये साक्षी त्रिपाठी क्यों सो रही है? साक्षी समझ आया नहीं? यतेंद्र बाबू बताओ, सीपीसी समझ आ रही है? देखो साक्षी का आंसर नहीं आया, इसका ना कहीं और है वो। अच्छा आ गया। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, छोड़ दें खुला, घूमते रहेंगे कहीं और, चैटिंग चलती रहेगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। सी अगेन यू विल लर्न लॉट फ्रॉम दिस इलस्ट्रेशन सी। आईपीसी को पढ़ने का मजा ही अलग है। A, by shooting at a fowl with intent to kill and steal it, kills B, who is behind a bush, A not knowing that he was there। देखो यहां पर क्या खास बात है। A क्या है? What is the intent? What he does? A, by shooting at a fowl with intent to kill and steal it। फाउल होता है जीव, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? देखते हैं अभी फाउल का नाम क्या है यार। मुर्गे को, मुर्गा फाउल होता है। चलिए, कहा एक मुर्गे को मार डालने और उसे चुरा लेने के आशा से। तो में से नॉन वेज कौन कौन है? एक प्राउडली, चलो व्रत को पकड़ते हैं फिर। तो व्रत की ऐसी इंटेंशन है कि ये जो मुर्गा है आज से मेरे पेट में जाना है, तो इसकी इंटेंशन है उसको चुराना, उसको मार करके खाना। सही है? तो ही शूट्स एट द फाउल, उसकी इंटेंशन यही है, इसको मार करके खाना है। लेकिन जब गोली चलाता है तो गोली लगती किसको है? किल्स बी, हु इज बिहाइंड ए बुश। समझे? अब क्वेश्चन ये है, मर जाता है यहां पर, एक व्यक्ति ने गोली चलाई, एक व्यक्ति की डेथ हुई, और क्या बनेगा न्यूज? एक मुर्गे चोर ने मारा, ली एक जान, निर्मम हत्या की। ऐसे ही होगा, है कि नहीं है? तो यहां पर देखो कि अगर आप थोड़ा फीलिंग्स के लेवल पे जाओ, इमोशन होकर अगर आप सोचोगे,
तो कितना गया गुजरा आदमी है, मुर्गा खाने के लिए इस व्यक्ति ने किसी आदमी की जान तक ले ली। तो ऐसे आदमी को फांसी लगनी चाहिए, लगनी चाहिए? बोलो हाँ है ना। लेकिन क्योंकि हम लॉ पढ़ रहे हैं तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं। What was his intention? His intention was to kill, foul, steal it for his own purposes. ये एक इलीगल काम हो सकता है, इसकी मैलिफाइड इंटेंशन हो सकती है ना। इसकी इंटेंशन अच्छी इंटेंशन नहीं है, ही इज इंटेंडिंग टू किल, ये किसी और की प्रॉपर्टी भी हो सकती है, राइट। स्टिल ही वॉज नॉट इंटेंडिंग टू किल द बी, इसकी इंटेंशन बी को मारने की नहीं थी, और ही वॉज नॉट नोइंग दैट ही वॉज देयर, ना ही उसको ये पता था कि वो बी वहां पर है। तो ना तो ये इंटेंशन क्लॉज में आएगा, ना ही ये नॉलेज क्लॉज में आएगा। He was not guilty of culpable homicide, although he was doing an unlawful act. इसका जो एक्ट है अनलॉफुल था, shooting at the fowl with the intention to steal it, ये अपने आप में अनलॉफुल। सो मीनिंग देयर बाय हम लोगों ने अभी तक क्या समझा है कि whether you are doing an unlawful act or not, it doesn't matter. Whether you are intending to kill any person, any particular person, it doesn't matter. Whether while intending to kill someone, you are killing some other person, it doesn't matter. हिंदी में समझाता हूं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसी खास व्यक्ति की मृत्यु कारित करना चाहते थे, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी व्यक्ति को मारना चाहते थे या किसी और व्यक्ति की मृत्यु हुई, आप इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड पर्सन को मारना चाहते थे। आपका ऑफेंस कैपिटल होमिसाइड में फॉल करेगा, कब करेगा? जब आप जो सेक्शन 100 है उसके इंग्रेडिएंट्स को सेटिस्फाइड करेंगे, और उसमें नंबर 1 क्या है? डेथ। वन पर्सन मस्ट कॉज डेथ ऑफ सम अदर पर्सन, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित करे, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा वो ही कैन डू सो बाय डूइंग एन एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट्स, एक कार्य के द्वारा हो सकता है या कार्यों की श्रेणी श्रृंखला से हो सकता है, और बाय डूइंग इलीगल ओमिशंस एज वेल। ठीक है, ये तो हुआ उसका एक्ट सीरियस पार्ट कि क्या कर रहा है वो। देन कम्स दी हिज केस मस्ट फॉल इन एनी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, ईदर ही इंटेंडिंग टू कॉज द डेथ, या तो उसकी इंटेंशन डेथ करने की थी, और ही वॉज इंटेंडिंग टू कॉज सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली कॉज डेथ, या उसका आशय ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का था जिससे मृत्यु होना संभाव्य था, और विद द नॉलेज दैट बाय सच एक्ट इज लाइकली कॉज डेथ, और ऐसे ज्ञान के साथ कि वह उस कार्य के द्वारा मृत्यु होना संभाव्य है। तो जब तक ये इंग्रेडिएंट्स फुलफिल नहीं होंगे तब तक उसका ऑफेंस कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि उसकी डेथ हो गई तो कल्पेबल होमिसाइड होगा ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कल्पेबल होमिसाइड तभी होगा जब उसके सेक्शन 100 के सभी इंग्रेडिएंट्स, देखो इसको दोबारा से समझ लो, इसको 2 भागों बांट देते हैं, सीधा स्क्रीन, ये है नंबर 1, ठीक, और इसको हम कहते हैं ABC। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा आपका, कल्पेबल होमिसाइड इक्वल टू 1 प्लस ईदर A और B और C, समझे? लेकिन इनमें से एक का होना जरूरी है। आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? आई थिंक इट इज नॉट क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा क्रिस्टल क्लियर तो नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड देखिए अपने YouTube चैनल को, आपका अपना YouTube चैनल है विधि जुडिशियल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर टाइम देकर के आप देखते रहिए। वी आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग दोज, तो कौन कौन से वीडियोस हम डाल चुके हैं, आपको यकीन मानिए जुडिशरी की कोचिंग के लिए या फिर इस लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।